नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। इस वक्त हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान मौजूद है राजेश ढडवाल जी, जिन्होंने बीएसएफ में भी अपनी सेवाएं दी, उसके बाद एसपीजी में दी, अब लगातार देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको मोटिवेशन कैसे आई फोर्सेस में जाने की, आपने इस रास्ते को चुना, आप बीएसएफ में गए, इसके बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपका सफर कैसा था। ऐसे था कि जब हम स्कूल में थे तो हम जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ तो हमारे उस एरिया में मैक्सिमम लोग जो हैं वो फोर्सेस में मतलब सर्व करते हैं। जब मैक्सिमम जो उनका जो टारगेट होता है वो फोर्सेस में सर्व करने का होता है। तो यूनिफॉर्म से मेरे को तब से बहुत अटैचमेंट थी। और एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मैंने किसी पुलिस ऑफिसर को यूनिफॉर्म में देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे को भी यूनिफॉर्म मतलब सर्विस में जाना चाहिए। तो तब से ही मेरा इंटरेस्ट था और जब मेरे को मौका मिला तो मैंने इसको ऑफ करा और मैंने फोर्स ज्वाइन करी। ओके, तो सर आपने कौन सी फोर्स ज्वाइन की? बीएसएफ हाँ, पहले, तो सबसे पहले? हाँ, 87 में जैसे मेरा कॉलेज मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो उसमें ये वैकेंसीज थी कि अप्लाई करने के लिए, तो मैंने बीएसएफ में अप्लाई किया। तो 87 में मैंने ज्वाइन करा एज सब इंस्पेक्टर बीएसएफ में। तो सर बीएसएफ के बाद आपने कौन कौन सी फोर्सेस में एक्सपर्टीज हासिल की? तो जैसे मैंने अपना ट्रेनिंग, हमारा बेसिक ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करने के बाद तो उसमें पंजाब में काफ़ी डिस्टर्बेंस थी। तो फर्स्ट पोस्टिंग तो मेरी कश्मीर में थी, उसके बाद हम पंजाब में आए। तो पंजाब के बाद में 89 में कश्मीर जो है बहुत जो है मतलब वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई थी। तो हमें ये आदेश मिला कि हमारी जो यूनिट है वो कश्मीर मूव करेगी। तो हमने कश्मीर में 1989 में हमने वी वर द फर्स्ट जो वहाँ पे जाने वाले थे। उससे पहले सीआरपीएफ वहाँ पे था। तो हम श्रीनगर में 89 में फिर हम गए। तो वहाँ पे हमने 95 लास्ट तक जो है मैंने वहाँ पे सर्व करा। सर कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कश्मीर का आपका अनुभव कैसा था? कश्मीर में क्या था कि शुरू में क्या था कि शुरू में जो लड़के यहाँ से गए पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए, तो अभी नया था तो वो इतने ट्रेंड भी नहीं थे और वो इतने हार्डकोर भी नहीं थे। तो शुरू में तो क्या होता था कि अगर हम पकड़ते थे तो थोड़ा सा अगर हम उनको डांट के जोर से बोलते थे कि तुम्हारा वेपन कहाँ है, तो हमें रिकवरी बहुत आसान हो जाती थी। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया मिलिटेंसी, तो वो भी हार्डकोर होते चले गए। उनको भी पता चलने लग गया कि फोर्सेस को कैसे टैकल करना है। और हम भी सीखते गए कि जो मतलब इनकी क्या गलतियां हैं, कहाँ पे ये जो मिस्टेक्स करते हैं उसको हम कैसे जो है उन मिस्टेक्स का फ़ायदा उठा के हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो हम भी सीख रहे थे तो ये भी सीख रहे थे। तो दोनों जो है फोर्सेस भी एक्सपर्ट होती जा रही थी, तो उधर वो भी हार्डकोर होते जा रहे थे, वो भी ट्रेंड होते जा रहे थे। तो बाद में ज़्यादा टाइम लगता था इनकाउंटर्स में और कैजुअलिटी भी दोनों साइड में होती थी, काफ़ी होती थी। तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया। तो जब तक मैं वहाँ पे था 95 जो है लास्ट तक, तो उस समय काफ़ी मिलिटेंसी जो है पीक पे था। ओके। हाँ। सर, आपने वो वाला दौर देखा है जो वहाँ पे डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज की बात की जाए 2019 में 370 वहाँ से हटा दी गई है, तो उसके बाद क्या आप कभी कश्मीर गए हैं, या आपको क्या लगता है कि अब हालात में कितने चेंजेस आए होंगे? मेरे अभी बैचमेट कुछ हैं जो अभी वह कश्मीर में सर्व कर रहे हैं और मैं टच में रहता हूँ कि अभी कैसे क्या माहौल है, किस तरह से। और हम टीवी पे भी देखते हैं और न्यूज़ भी हम देख रहे हैं। अभी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। आज तो कश्मीर में आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। लोग सिविल टैक्सी में भी ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं। अभी तो आप समझ लो कि जैसे मिलिटेंसी कभी-कभी जो है, क्योंकि पाकिस्तान से जब प्रेशर आता है ना, तो उनको अपनी एक्जिस्टेंस दिखाने के लिए जैसे हमारे कोई यहाँ पे कोई प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे G20 का था। और तो ऐसी सिचुएशन में जो है कि
उनको ये दिखाने के लिए कि ना कश्मीर में अभी जो है पीस नहीं है, अभी स्टिल जो है जो कश्मीर एक्टिव है। तो ऐसी मूवमेंट्स कभी कभी ये ऐसे जो है ऑपरेशंस या ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। अदरवाइज अभी तो बहुत ही फ़र्क है पहले से भी। और अभी लड़कों को पता भी चल गया है कि खास करके जो यूथ है उनको पता चला है कि इसमें कुछ नहीं रखा। और जो पाकिस्तान को उस समय बोलते थे कि पाकिस्तान के साथ उन्हें मिलना है, या जब पाकिस्तान से हेल्प की एक्सपेक्ट करते थे आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान की खुद की हालत क्या है। तो अब समझ रहे हैं दुनिया के जो ये लोग जो अपने आप को नहीं दे पा रहे, अपने लोगों को नहीं ये खाना तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, वो कश्मीर को क्या देंगे। तो इसलिए जितना वहाँ पे कश्मीर में अभी जो काम चल रहा है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, आप देखो ट्रेन वहाँ पे पहुँच गई, अभी एयर कंडीशन बसेस वहाँ पे चल गई, रोड्स आप देखो, और जो कश्मीर सिटी है उसको कितना डेवलप कर दिया। डल लेक देखो, और जो टूरिस्ट हैं वो रिकॉर्ड टूरिस्ट ने ट्रैवल करा, विजिट करा। उससे क्या है, वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इम्प्रूव हो रहा है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, उनके पास काम है। तो जब कोई काम होगा किसी के पास तो फिर उसका दूसरी साइड में दिमाग नहीं जाएगा। तो अभी तो कश्मीर तो आप समझ लो कि जैसे पहले था उसके कंपेरेटिवली तो टोटली चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा है अभी। आपने बताया कि आप 95 तक रहे कश्मीर में, उसके बाद फिर आपका सफ़र कहाँ स्टार्ट हुआ और फिर आप कहाँ गए, उसी फोर्सेस में गए? हाँ, तो 95 में जब हमने 6 साल वहाँ पे 6-7 साल हमने सर्व करा, तो उसके बाद में यूनाइटेड नेशन का एक डेपुटेशन आया, तो उसमें मैंने अप्लाई किया, तो मेरा सिलेक्शन हुआ यूनाइटेड नेशन में, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, फॉर्मर यूगोस्लाविया में। तो वहाँ पे जो है हमारा जो है फर्स्ट जो बैच है उसमें मैं गया वहाँ पे तो यूएन कितने में। सेलेक्टेड लोग गए थे भारत से? हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि यूनाइटेड नेशन की टीम यहाँ पे आई, तो जो हमारे ऑफिसर्स जो विलिंग थे यहाँ पे पूरे टेस्ट हुए, और यहाँ पे जो टीम सेलेक्ट हुई उनको फिर जो है वहाँ पे यूएन में एज यूएन ऑब्जर्वर के तौर पे जाने का मौका मिला। तो सर अगर बात की जाए यूएन की, तो आप वहाँ गए, पहले आप बीएसएफ में थे और उस दौरान आपको यूएन में जाने का मौका मिला, तो आपको क्या चेंजेस आए, क्या कुछ आपने नया सीखा वहाँ पर, कैसा एक्सपीरियंस था? तो यूएन में क्या था कि यहाँ पे जो है हमारा रोल डिफरेंट था। अम, जो मिलिटेंसी थी उसको कैसे टैकल करना। यूनाइटेड नेशन में जब हम गए तो हमारे जाने से पहले जो है डेटन एग्रीमेंट जो है हो रखा था यूनाइटेड नेशन का वहाँ पे। तो हमारा काम था कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। बिल्कुल। तो उसमें दोनों पार्टीज थी, उनकी जो भी प्रॉब्लम होती तो जो वो यूनाइटेड नेशन के जो पुलिस स्टेशंस होते थे वहाँ पे वो लोग आते थे, अपनी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो बताते थे कि कैसे है। तो उनके ऊपर हम देखते थे कि उनको मतलब कैसे रिलीफ उनको दिया जाए, तो उनको फैसिलिटेट करते थे, हमको उनको हेल्प करते थे। और सर यूएन के बाद आप फिर भारत वापस आए? हाँ, उसके बाद फिर आपने कहाँ ज्वाइन किया? हाँ, हमारा 1 साल का हमारा वहाँ पे यूएन मिशन था, तो जिसमें हमारे साथ अराउंड 42 कंट्रीज़ के पुलिस ऑफिसर्स थे। तो वहाँ पे हमें पता चला कि बाकी जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाकी कंट्रीज़ की, वो कैसे काम करते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वहाँ हमें ये पता चला कि जितना कंट्री आपका स्ट्रांग होगा, आपकी रिस्पेक्ट भी उतनी ही ज़्यादा होगी वहाँ पे। बिल्कुल। तो और हमारे पास बीइंग ए इंडियन हमारे पास काफ़ी अपॉइंटमेंट्स थी, मतलब सीनियर लेवल की यूनाइटेड नेशन में। ओके। तो वहाँ 1 साल का मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं वापस अपनी फोर्स ज्वाइन करी, और उसके बाद में मतलब 5-6 महीने के बाद में हमें दोबारा डेपुटेशन मिला एसपीजी का। तो फिर मैंने 99 में एसपीजी ज्वाइन करा। ओके। तो वहाँ पे जो है एसपीजी में फिर हमने अराउंड 9 ईयर्स वहाँ पे सर्व करा। तो जो एसपीजी होती है वो भारत की सबसे एलिट फोर्सेस में आती है। तो सर एसपीजी का जो आपका पूरा जर्नी है लाइफ की, तो उसके एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? तो उसमें आपने क्या चीज़ें सीखी, ऑब्जर्व की जो अलग थी, और आपका यूएनओ का एक्सपीरियंस वाला वहाँ पे जो आपने देखा वो कितना काम आया? नहीं, यूनाइटेड नेशन में जो रोल था वो डिफरेंट था। एसपीजी में जो रोल है आपका वो डिफरेंट जिम्मेदारियाँ है। बढ़ गई। हाँ, वो डिफरेंट रोल है। मेरी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे हमारा काम अलग था। तो एसपीजी का जो हमारा काम करने का तरीका है वो एक डिफरेंट होता है। तो
एसपीजी के बारे में तो मैं ज़्यादा डिटेल में कोई बात नहीं मैं कर सकता। हाँ जी। और क्या है कि एसपीजी आपको सिखाती है, आपको इतना कॉम्पिटेंट बना देती है कि आप लाइफ में कहीं पे भी धोखा नहीं खा सकते। बिल्कुल, और जो कुछ एसपीजी में सीखने को मिलता है वो आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो एसपीजी के बारे में तो मैं इतना ही बोलूँगा। तो बाकी क्या है कि एसपीजी बहुत सिखाती है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, वो चीज़ें मिलती हैं जो आपको बाहर कहीं नहीं मिल सकती। सर हमारी जो फ़ोर्सेस है, अलग-अलग फ़ोर्सेस है, सर उसके बारे में बताइए क्योंकि ज़्यादातर लोग दर्शक हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती उन चीज़ों की। जैसे हमारी एनएसजी है, एसएसबी है, तो सर इनकी ट्रेनिंग के क्या होता है और प्रोसीजर होता है और ये अलग होती है? कैसे ये अलग-अलग है? एसएसबी तो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, हुँ, अभी उसका रोल डिफरेंट है, सीआरपी का डिफरेंट है, बीएसएफ का डिफरेंट है, आईटीबीपी का डिफरेंट है। एनएसजी का जो है, एनएसजी के भी अलग रोल है, उसमें भी 2 ग्रुप हैं, एक तो है वीवीआईपी सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ग्रुप है जो कि अगर कोई मिलिटेंट अटैक होता है या फिर कोई भी इस तरह की जैसे मुंबई में हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में वो जाके उसको सिचुएशन को सँभालते हैं, तो वो टैकल करते हैं। तो मिलके दोनों ग्रुप जो है वो काम करते हैं। सर हमारे देश के लिए सबसे पावरफुल हम मानते हैं हमारे कमांडो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, हर देश के लिए। तो सर एक कमांडो कैसे तैयार होता है आपके ख्याल से? आपने जो देखा होगा पूरी जर्नी के अंदर एक कमांडो को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? नहीं, कमांडो जो वर्ड है वो उसमें क्या है कि जब हम अपने रेगुलर जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं उनको जब हम स्पेशली ट्रेन करते हैं, इक्विप करते हैं, उनको बिल्कुल। फिजिकल टफ करते हैं, उनको जो है नई टेक्निक्स हम सिखाते हैं, तो तो वो कमांडो बन जाता है। तो किस तरह का रोल हम है उस इंडिविजुअल का, तो उस तरह की हम ट्रेनिंग इसको देती हैं। जो आर्मी के स्पेशल फोर्सेस हैं उनका रोल डिफरेंट है, पुलिस के कमांडोज का डिफरेंट है। तो वो ये डिपेंड करता है कि आप जिस इंडिविजुअल को ट्रेन कर रहे हो उसने आगे जाके क्या काम करना है, तो उसी के रिलेटेड हम जो है उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो उसके साथ में बेसिक चीज़ें जो हैं वो फिजिकल टफनेस उसकी जो है, उसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा दूसरों से थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें सिलेक्शन के बीच में ही देखी जाती हैं। तो जो उसने काम करना उसके अकॉर्डिंगली ही उसको ट्रेनिंग हम देते हैं। ओके, तो सर इस ट्रेनिंग थोड़ा बता सकते हैं या फिर वो डिस्कस नहीं कर सकते? नहीं, ट्रेनिंग में क्या है कि कमांडो के ट्रेनिंग में सबसे पहले फिजिकली अच्छा वो टफ होना चाहिए। दूसरा क्या है उनके जो स्किल्स में उनकी शूटिंग टेक्निक्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। फिर क्या है कि डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है, तो वो चीज़ें जो है उनको सिखाई जाती हैं। तो बाकी जो पहले क्या होता था कि उनको हम ये सिखाते थे कि मतलब आपको मैप की भी अच्छी नॉलेज होनी नॉलेज चाहिए। होनी चाहिए कि आप कहीं किसी जगह पे अगर आप फंस गए हो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे होती हैं, तो उसमें आप जंगल का रास्ता लेते हैं, तो वहाँ पे अगर बाय चांस कभी कोई छूट जाए, ऐसा होता नहीं है कि मतलब कोई छूटे जाए ऐसे, क्योंकि वो इस तरह से प्लानिंग की जाती है कि उसमें फुल प्रूफ बहुत सारा कुछ होता है। तो अलग-अलग स्किल्स जो हैं वो डेवलप की जाती हैं, और वो सब स्किल्स होने के बाद में उनके पास क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी होती है, जब वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं फोर्स में, और जब वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वही उनको कॉन्फिडेंस देती है कि नाउ ही इज़ ए डिफरेंट पर्सन। तो ऐसे है, ये चलता है, अलग-अलग टास्क के अकॉर्डिंगली ही ट्रेन करते हैं। सर मेरा एक सवाल आया आपसे बात करते हुए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक जो नॉर्मल कमांडो होता है या जो भी जितने भी हमारी एलिट फोर्सेस में जो लोग होते हैं, उनका लाइफ कितना मतलब कितना बिज़ी होता है या मतलब जो हमेशा ही देश की सेवा में निकल जाता है या उनको अपनी फैमिली के लिए इन लोगों सबसे बात करने के लिए सोशल होने के लिए टाइम मिलता है? नहीं, नहीं, ऐसे है कि देखो, अगर आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो आपको उसके कंफर्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि कंफर्ट जो है हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। अगर हमारी ज़रूरत है तो फिर तो उस समय तो हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है। कंट्री के पहले तो कोई है ही नहीं है ना कुछ भी, फैमिली ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। हुँ, तो सबसे पहले एक देश है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी है कि कहीं पे कोई भी कोई ऐसा ज़रूरत पड़ी है जाने के लिए, कोई ऐसा टास्क आ गया, कोई ऐसा काम आ गया,
तो फिर तो कोई कंफर्ट की बात ही नहीं होती, ना रिलेटिव ना फैमिली, उसमें देश पहले होता है। सर ये जो फोर्सेस की ट्रेनिंग में और पुलिस ट्रेनिंग में कितना फ़र्क होता है, अगर बात की जाए तो? बात ये ना, देखो ट्रेनिंग जो है वो डिपेंड करती है आपका रोल क्या है। ठीक है। पुलिस का रोल डिफरेंट है, और जो आर्मी का रोल डिफरेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का रोल डिफरेंट है। तो क्या होता है कि जो रोल है उसी को ध्यान में रख के ही मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, एक चीज़ है कि बेसिक चीज़ ये है कि मतलब फिजिकल टफनेस तो आपके पास होना ज़रूरी है ना। कोई भी आपने काम अच्छी तरीके से करना है, इफेक्टिवली करना है, तो आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे क्या कहते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो स्पेशल होती है। तो आपने बताया कि पूरा फिजिकली कैसे होता है और आईक्यू लेवल लोगों से अलग होना चाहिए। जो पुलिस की जो ट्रेनिंग के जो होते हैं वो स्पेशल फोर्सेस में जा सकते हैं? नहीं, नहीं, पुलिस वाले स्पेशल फोर्सेस के तो जैसे आर्मी के लोग हैं, आर्मी की स्पेशल यूनिट्स होती हैं, वही लोग होते हैं। वो आर्मी में पुलिस वाले नहीं जा सकते। नहीं, नहीं, स्पेशल फोर्सेस जो होती है हमारे नहीं, नहीं, इंडिया वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अलग-अलग स्पेशल फोर्सेस होती हैं। में। ओके। ठीक है? मेन जो है आर्मी को ही आर्मी में ही बताया जाता है, उन्हीं की स्पेशल फोर्सेस होती हैं। बाकी बाकी फोर्सेस का ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी फोर्सेस में क्या है कि आप रूल के अकॉर्डिंगली अपने लोगों को ट्रेन करते हैं। अगर जैसे कहीं पे इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है, तो आप अपनी रेगुलर फोर्सेस को ही इस तरह से ट्रेन करते हो ताकि आप वो अच्छी तरह से काम कर सकें। तो जो स्पेशल फोर्सेस की बात होती है वो सिर्फ आर्मी का ही होता है। आर्मी की स्पेशल यूनिट्स होती हैं, उनको सभी तरह की ट्रेनिंग मतलब दी जाती है। तो वो लोग उनको ट्रेन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। सर जैसे ये बात हो रही थी यूएनओ की, तो उसमें आपने बताया था कि जैसे वहाँ पे 42 कंट्रीज़ की पुलिस थी हम्म। और जैसे जो जिसकी जितनी पावर होती है उसकी वैल्यू इतनी होती है। तो सर अगर हम भारत की सुरक्षा की बात की जाए, जो हमारी स्पेशल फोर्सेस है, जो देश विश्व की जो 5 कंट्रीज़ है, तो क्या भारत उसमें आता है कहीं न कहीं? नहीं, हमारी तो हमारी इंडियन आर्मी जो है वो 4th रैंक है हुँ, वर्ल्ड में। रैंक 4th है, लेकिन क्या है कि जिस तरह से हमारी फोर्सेस काम करती हैं, बाकी फोर्सेस ऐसे थोड़ी करती हैं। हम तो हमारी तो जब जब हम किसी टास्क को किसी टास्क में घुसते हैं ना, तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसी को हम बेस्ट यूज़ करते हैं उनका। तो हमारा वैसे भी अगर आप गूगल करेंगे तो हमारा जो इंडियन आर्मी है वो 4th है इसमें, जो पावर आता है में जो उसमें। इक्विपमेंट है सभी उसके बाद। ओके। सर आपने जब इतने सारे उसमें फोर्सेस के टाइम पे कितनी सारी कंट्रीज़ घूमी है कम से कम? मैंने काफ़ी कंट्रीज़ मैंने जब मैं एसपीजी में था तब भी हमने काफ़ी कंट्री विज़िट करे। उससे पहले जब यूनाइटेड नेशन में था, तो यूनाइटेड नेशन में तो हम काफ़ी पूरा यूरोप में था, तो यूरोप का ऑलमोस्ट सारा हमने देखा। ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स में गए हूँ। अभी उसके बाद में अभी मेरा क्या है, मैं ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग कंट्रीज़ में जाता हूँ। तो अभी भी हमारा जर्नी स्टार्ट है। आप वहाँ जाते हो तो आप उनकी फोर्सेस से भी मिलते होंगे और वहाँ से मिलते हो तो कैसे अलग है वो हमसे और क्या कुछ आप वहाँ से सीख रहे हैं जैसे? देखो, जब मैंने इज़राइल में मैं गया था, तो इज़राइल में मैंने ट्रेन करा था, तो उस समय क्या है, हमने इज़राइली जो आईडीएफ के साथ में भी वहाँ पे भी जाके हमने ट्रेन करा था, कि जो कि बीइंग ए फोर्स पर्सनल, ये मेरे को अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी। अदरवाइज़ क्या है कि आप बीइंग ए सिविलियन आप वहाँ पे नहीं आपको कर सकते। तो इज़राइल में तो क्या है कि इज़राइल में तो सभी सभी सोल्जर हैं, कि जो लड़की है उसको 2 साल तक मैंडेटरी है ट्रेनिंग करना, और जो लड़का है उसको 3 साल जो है उनको आर्मी की ट्रेनिंग करनी। तो वहाँ पे सभी ट्रेंड हैं, और जिस ट्रेनिंग के लिए मैं गया था क्राव मागा के लिए, तो वो उनके सभी लोग जो हैं वो क्राव मागा में ट्रेंड है। तो क्राव मागा एक ऐसा टेक्निक है जो कि इज़राइल ने डेवलप करी थी, क्योंकि जब इनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो फिर इन्होंने ये सोचा कि हम इस तरह से अपने आप को ट्रेन करें ताकि अगर हमारे पे अगर कोई अटैक हो तो हम अपने आप को डिफेंड कर सकें। तो उस समय फिर इन्होंने जो ऐसी टेक्निक होती है सर, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ माफ़ी, हाँ, तो क्या ये आपको लगता है कि जैसे इज़राइल के अंदर सब है जवान है अपने देश के लिए, होता है कि भारत में भी ऐसी कोई टेक्निक डेवलप करा के सभी लोगों को बनाया जाना चाहिए? नहीं, इज़राइल में जैसे क्राव मागा है, हमारी फोर्सेस भी तो ट्रेंड हैं, हमारी फोर्सेस हाँ, में भी। लोग नॉर्मल सिटीजन को जैसे। हाँ, नॉर्मल सिटीजन को भी होना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ क्या है कि
आज जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्रिमिनल्स जो हैं आपको बॉर्डर पे नहीं हर एक जगह पे आपको मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ट्रेंड हैं, तो ट्रेंड होने से क्या होता है कि आपको आने वाली सिचुएशन जो है, आने वाली प्रॉब्लम एडवांस में पता चल जाता है। तो अगर आपके पास रिएक्शन टाइम होगा तो अपने आप को जो है आप डिफेंड कर सकेंगे। अगर आपको लास्ट टाइम पे जब आपके ऊपर अटैक हो गया तभी आपको पता चलेगा, तो देन आपके पास कोई भी जो है रिएक्शन टाइम नहीं होगा। तो रिएक्शन टाइम का मतलब ये होगा कि जब आपके तरफ कोई थ्रेट आ रही है, उसको अगर आप एडवांस में नोटिस कर लेते हैं, और जब आप नोटिस करते हैं तब से लेके जब तक वो फिजिकली आपके ऊपर वो थ्रेट आती है, उसके बीच के टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो अगर हमारे पास रिएक्शन टाइम होगा तो हम अपने आप को डिफेंड करने में कामयाब होंगे। मैं कहता हूँ मोर देन 90% चांसेस हैं कि हम अपने आप को डिफेंड कर लेंगे। और अगर आप ट्रेंड होंगे तो आपको पता है कि आपने करना क्या है। अगर आप ट्रेन नहीं हो, अगर आप अलर्ट थे, तो अलर्ट ड्यू टू योर अलर्टनेस अगर आपको पता चल गया कि आप किसी प्रॉब्लम में ट्रैप होने वाले हैं, तो अगर आपको ट्रेन नहीं है तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपने करना क्या है, उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। तो उस समय आप बोलोगे मैं क्या करूं, ऐसे होगा। लेकिन अगर आप ट्रेन होंगे तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि क्या करना है आपने। तो उस समय क्या होगा कि आप जल्दी से रिएक्ट करेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कामयाब होंगे। तो ट्रेनिंग में आपको यही हेल्प मिलती है कि आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप अपने आप को पता है कि आपने क्या करना है, आप सीधा उस मोड पे चले जाते हैं। सर जैसे कि आप एसपीजी और बड़े बड़े एलिट फोर्सेस में रहे, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि उस टाइम पर और जैसे आज के टाइम की बात की जाए तो फोर्सेस के ट्रेनिंग में या कुछ चेंजेस आए हैं या सब प्रोसीजर वैसा ही है, मतलब अपडेट होता रहता है पूरा? देखो ये तो एक प्रोसेस है। सभी लोग अपने आप को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, अपने आप को और बढ़िया जैसे करते कि हैं। पहले के टाइम में और आज फर्क है, हम बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल। देखो हमें क्या है, हमारी जैसे क्रिमिनल हैं, वो क्रिमिनल्स अपने आप को क्या करते हैं, अपनी जो उनकी क्या बोलते हैं, टेक्निक है या कुछ? हाँ टेक्निक्स हैं, जो उनकी मॉडस स्टडी है, उसमें वो चेंजेस लाते हैं। और टेक्नोलॉजी को आज जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसी तरह से फोर्सेस भी अपने आप को क्या करती हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करती हैं, डेवलप करती हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है। जैसे जैसे वो अपने आप को अच्छा करेंगे, अगर हमने उनको कंट्रोल करना है, उनके ऊपर काबू पाना है उनको, तो हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। तो फोर्सेस करती हैं, अपने आप को अपडेट करती हैं। तो ये थे मेरे साथ राजेश ढडवाल जी, जिन्होंने बताया कि उनका अब तक का सफ़र कैसा रहा, कैसे उन्होंने ट्रेनिंग ली और कैसे देश की सेवा की। सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब Thank मुझे you. दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।